नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे से होंगे और मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपने छोटे से प्यारे से चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 12 की केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है। क्लास 12 केमिस्ट्री का जो फिजिकल वाला पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला जो पार्ट है सॉलिड स्टेट है। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्या है बेटा? पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पहला चैप्टर में पहला वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हर कोई स्टूडेंट उसको देख लिया होगा। हर कोई स्टूडेंट देख लिया होगा। आप एक बार मुझे बताइए कमेंट करके, बेटा सब लोग उस चैप्टर को पढ़ लिए हैं अच्छे से? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, सब लोग उसको पढ़ लिए हैं अच्छे से? क्या उसमें कोई डाउट आया था? आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आपको पढ़ाना मुझे पसंद आया, आपने जो समझाया था वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। जब आप बच्चों अपना फीडबैक देंगे ना, कमेंट के माध्यम से फीडबैक आप देंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, हमारे अंदर और एनर्जी जनरेट होती है और अच्छा पढ़ाने का बेटा और अच्छा करने का। तो बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ना ही कुछ कमेंट करते हैं, बस पढ़ करके छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ बेटा ऐसा ना किया करें। आपको अच्छा लगा तो आप बताया करिए हाँ सर अच्छा लगा, समझ में आया तो बताया करिए समझ में आया, और यदि नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल बता सकते हो बेटा आपने पढ़ाया सर मुझे समझ नहीं आया। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उसमें आप बता दीजिए कि हाँ सर ये टॉपिक सॉरी बच्चों, ये टॉपिक आप पढ़ा रहे थे सर, इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, इसको फिर से करा दीजिए बेटा। तो अब आप हमसे आप ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं, तो अब चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अगर आप हमसे जुड़ रहे हो, आप हमसे शिक्षा ले रहे हो बेटा, तो अब हमारे बीच में एक स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशन बन गया है। तो आप अपनी बात कहने में आप मुझसे कोई हेजिटेशन मत रखिए। ऐसा नहीं कि आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर देंगे सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते तो हम नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं बेटा। ईमानदारी से यदि आपको समझ में आया तो आप कहिए हाँ सर बहुत बढ़िया से समझ में आया, तो 4-6 बच्चों को और शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाए। यदि नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप से बेटा आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि हाँ सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, इसको आप फिर से डिस्कस करिए। ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सीरियसली बेटा हम लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं बेटा आप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, याद है आपको? याद है बेटा, ठोसों का क्लासिफिकेशन चल रहा था। नाम है चैप्टर का सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड के बारे में ही पढ़ाई होगी बेटा। सॉलिड स्टेट ठोसों का क्लासिफिकेशन। तो ठोसों का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं बताइए? याद आ रहा है सबको? आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए जिन जिन बच्चों को याद है। सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते थे। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस। यहाँ एक बार हम लिख दे रहे हैं। पहला क्या था? क्रिस्टलाइन बेटा। पहला क्या था? क्रिस्टलाइन। पहला क्या था बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप रफ ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, सब बेटा बैठ करके इत्मीनान से हमारे साथ वीडियो लेक्चर को देखा करिए ना, पूरे मन से देखा करिए। पहला था बेटा क्रिस्टलाइन। पहला क्या था? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा क्या था? एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन इसको आप क्रिस्टली ठोस कहते हो, एमॉर्फस माने अक्रिस्टली ठोस। तो ठोस बेटा हमारे पास 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक था क्रिस्टली और दूसरा था अक्रिस्टली। क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो ठोसों के अवयवी कण हैं, ठोसों के अवयवी कण हैं, उनकी व्यवस्था के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया था। मतलब ठोसों के अवयवी, ठोसों के अवयवी कणों की, ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये 2 क्लासिफिकेशन होते हैं बेटा। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे को कहते हैं एमॉर्फस। माने एक होता है क्रिस्टली और दूसरा क्या होता है बेटा? अक्रिस्टली ठोस पदार्थ। तो क्रिस्टली क्या होते हैं, अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से बेटा हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया है। जो बच्चे वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे बेटा, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो पहले वीडियो लेक्चर फर्स्ट देखें, उसके बाद ये सेकंड वाला वीडियो लेक्चर आपको समझ में
आएगा। ओके, अब ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये ठोस दो प्रकार के होते हैं। आज एक ठोस का अलग टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पीछे बोर्ड पर बेटा हमने एक खूब बड़ा सा चार्ट बना के पहले से रखा है ताकि उसको बनाने में हमें समय ना लगे, सिर्फ आपको समझाना है। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला बेटा। बहुत सारे नई चीज़ें आप केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट आज आप सीखेंगे इस चार्ट के माध्यम से। तो ये भी आपका सिलेबस का एक पार्ट है बेटा। ठोसों का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके आधार पे 2 हो गया था। अभी ठोसों का क्लासिफिकेशन एक दूसरे आधार पे करेंगे बेटा। तो दूसरे आधार पे जो ठोसों का क्लासिफिकेशन किया गया उसका आधार क्या है बेटा, उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है। जैसा कि यहाँ देखो मैंने लिखा है ऊपर, अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण बेटा। अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। जी हाँ बेटा, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, आप हेडिंग लिखिए, मेरे साथ आप हेडिंग लिखेंगे, अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अभी आपने जो वर्गीकरण पढ़ा, अभी इसके पहले जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो किस आधार पर था, वो था बेटा कणों की व्यवस्था के आधार पर। यहाँ कण का क्या मतलब हुआ बच्चों, कण का क्या मतलब हुआ, अवयवी कण का मतलब मैंने कल ही बताया था, यानी इसके पहले वाले वीडियो में। इट में बी एटम, यानी ये परमाणु हो सकते हैं, या बेटा आयन हो सकता है, या अणु हो सकते हैं। तो किसी भी ठोस में या तो आपको परमाणु मिलेंगे, या अणु मिलेंगे, या क्या मिलेंगे बेटा, आयन मिलेंगे। इन्हीं को हम कह रहे हैं अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर हो रही है बातें? ओके बेटा, अभी परमाणुओं ठोसों का वर्गीकरण अब दूसरे आधार पे हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा एक एक बात, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अभी तक इसके पहले का जो क्लासिफिकेशन था मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत ना हो बेटा। आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, हर प्रकार से कोई भी एग्जाम बेटा, हर एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। बस आप वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक पूरी सीरीज को आप देखिएगा, पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे आराम से। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, दूसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार है क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। आप लिखिए मेरे साथ बेटा, लिखिए मेरे साथ, अंतराकणीय, क्या लिखेंगे बेटा, अंतराकणीय बलों के आधार पर, अंतराकणीय बलों के आधार पर, अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। क्लियर हो रही बातें? अब अंतराकणीय बलों के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण आपको रटना नहीं है। केमिस्ट्री की दुनिया में लोग कहते हैं बेटा केमिस्ट्री रटने का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है। मैं मानता हूँ कहीं कहीं बेटा केमिस्ट्री को थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत होती है, मॉक करने की ज़रूरत होती है, बट इन द केस ऑफ 90% केस में तो केमिस्ट्री को समझने की आवश्यकता है, बस ज़रूरत है समझाने वाले की और समझने वाले की बेटा। तो यहाँ पर अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के। टेबल में मैंने आपको पहले से ही बना के रखा है, ये टेबल पर आ रहे हैं। पहले आप एक रूपरेखा बना लीजिए, आप अपना दिमाग बेटा सेट कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि ये 4 प्रकार के होते हैं। तो क्यों 4 ही होते हैं, 5 क्यों नहीं होता है, 3 क्यों नहीं हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हर एक चीज़ को आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। जब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तब चीज़ों को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये फोर्स जो होते हैं ना बेटा, फोर्स जिसको आप फिजिक्स में फोर्स कहते हो, वही केमिस्ट्री में बेटा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जानकारी तो ये आप ले लो। जैसे ही बेटा ये जानकारी आपको होगी तुरंत आपका दिमाग बेटा खुल जाएगा। क्या सर फिजिक्स में फोर्स केमिस्ट्री में बॉन्ड के नाम से जाना जाता है? यस बच्चों, यस। अगर यही चीज़ आप जान जाओ तो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग करने चल रहे हैं फिर ये आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, एकदम ईजी हो जाएगा बेटा।
आपको ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। यस बेटा, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जानते सब कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप 9th पार किए हैं, 10th पार किए हैं, 11th करके आए, तो इसका मतलब ऐसे नहीं आप ऐसे चले आए होंगे, बहुत सारा सिलेबस कवर करके आए, पढ़ करके आए होंगे ना। उन सब नॉलेज की बेटा ज़रूरत है। अब हम आपको बेटा जो भी आपने पढ़ा है ना, उसी नॉलेज का यूज करके इंटरमीडिएट का बेटा 80% सिलेबस मैं कवर कराऊँगा आपका। सिर्फ 20% से 30% चीज़ें जो है क्या है, नई चीज़ें आती हैं। बाकी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को जोड़ करके, उन्हीं को आपस में को रिलेट करके आगे चीज़ें बेटा चलती हैं। तो फिजिक्स की दुनिया में बेटा जो फोर्स होता है ना, वही केमिस्ट्री की दुनिया में बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब आपका दिमाग बेटा क्लिक किया होगा, बॉन्ड सर, बॉन्ड तो हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े बेटा। तो बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम बॉन्ड के कुछ प्रकार लिख रहे हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा आयनिक बंध। क्या पढ़े होंगे? आयनिक बंध। याद आ रही कुछ पुरानी बातें बेटा? ओके, ज़रूर याद आएगा बेटा आपको। आयनिक बंध पढ़े होंगे। दूसरा बेटा सहसंयोजी बंध पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं सर, सहसंयोजी बंध। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा धात्विक बंध पढ़ा होगा। कौन पढ़ा होगा? धात्विक बंध पढ़ा होगा। और बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा आणविक बंध। बोलो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आणविक बंध पढ़ा है बेटा। ये जो तीनों बंध होते हैं ये एटम के बीच में काम करते हैं, एटम और ये मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। चलो देखते जाओ बेटा, बहुत ध्यान से इत्मीनान से पूरा वीडियो आप देखो, आपको मज़ा आ जाएगा ना बेटा। बहुत अमेजिंग वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है, आपके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं। अगर वीडियो आपको बेटा पसंद आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपको पसंद आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा बेटा। इतनी सारी चीज़ें जो आप जानते हो उसी नॉलेज को मैंने क्या किया है, उसी आपके ही नॉलेज को सिर्फ जोड़ करके इंटरलिंकिंग करके इस टॉपिक को मैं तैयार करूँगा और आपके सामने रखूँगा। और आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही याद है, मुझे पता ही नहीं था। ये कक्षा 12 की फिजिकल केमिस्ट्री में सारी चीज़ें फिर से हमको मिलेंगी, मेरे सामने वही सारी चीज़ें वापस आएंगी। तो देखो बेटा, आपने क्लास 11th में पढ़ा है आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध। ये जो 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड माने फोर्स बेटा, बॉन्ड माने फोर्स। ये एटम के बीच में काम करता है। जैसे 2 परमाणु हैं, क्या है बेटा? 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणुओं के बीच में ये बल काम करते हैं। कौन? आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध। और आणविक बंध नाम से ही क्लियर है, 2 अणुओं के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसका हम क्या नाम लेते हैं? उसे हम आणविक बंध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रही बातें यहाँ तक? तो कुल मिला जुला करके ये 4 प्रकार के बेटा बंध हमारे पास पाए जाते हैं। इसका मतलब 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। अगर 4 प्रकार का फोर्स हुआ तो जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का, तो आप मुझे बताओ ठोस कितने प्रकार के होंगे? यस बच्चों, यस, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 ही प्रकार के होंगे। जब हमारे पास 4 प्रकार के बेटा फोर्स हैं तो ठोस क्या 8 प्रकार के थोड़े ना हो जाएगा? तो ठोसों का भी प्रकार कितने होंगे? 4। कितने होंगे बेटा? 4। क्या मेरी बात बेटा सबको समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए यस सर मुझे समझ में आया। हर कोई स्टूडेंट बेटा कमेंट करके मुझे बताएगा कि सर आपकी बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आया। आप बेटा ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपके कमेंट पढ़ करके हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपके लिए कुछ कर पाए, हम आपको कुछ सिखा पाए हैं। ओके बेटा, तो अगर केमिस्ट्री की दुनिया में 4 ही प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के भी 4 प्रकार हो गए बेटा। सॉलिड के भी कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। ये 4 प्रकार कौन कौन से होंगे? चलो हमने थोड़ा सा आर्डर बेटा दूसरे हिसाब से लिख दिया है। पहले आणविक ठोस लिख दिया, अभी टेबल पर आते हैं, हम लोग टेबल पर आते हैं। तो ये 4 बंध आपको याद आया? 4 प्रकार के बंध याद आया? तो अगर यहाँ पर हम ये बंध को हटा करके बेटा, बंध को हटा करके अब देखो, चलो हाँ इसको मिटा देते हैं, फिर सिस्टमेटिक समझाते हैं आपको। तो 3 बंध ऐसे होते हैं जो परमाणुओं के बीच में पाए जाते हैं बेटा। समझ में आ रही बातें? 3 बंध ऐसे होते हैं जो किसके बीच में पाए जाते हैं? परमाणुओं के बीच में। कौन कौन? आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और धात्विक बंध बेटा। टेंशन मत लीजिए, हर
हर बंध को हम अच्छे से समझाएंगे। और एक होता है आणविक बंध जो अणुओं के बीच में पाया जाता है। तो इस आधार पर ठोस कितने प्रकार के हो गए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अंतराकणीय फोर्स, इंटर मालिकुलर फोर्स के आधार पर हमारे पास ठोस कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार का। अभी बस आप सुनते जाओ बेटा, अभी आपको लिखने के लिए हम कुछ नहीं बोले ना, ये पूरा टेबल मैंने बना के रखा है बेटा, इसी टेबल में सारी चीज़ें बेटा है। ये सिर्फ आपको ये टेबल बना लेना है, उसके बाद सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा। अभी तो हम आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहे हैं, चीज़ों को कैसे दिमाग में रखना है। तो पहला हम यहीं से शुरू करते हैं बेटा, आणविक ठोस। नाम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इसी सीरीज में, इसी क्रम में टेबल को हमने बनाया है। आणविक बंध, जिन पदार्थों में आणविक बंध पाया जाता है, जिन ठोसों में आणविक बंध पाया जाता है, उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। देखो बंध को हटा करके क्या लिख दिया गया, ठोस। बंध को हटा करके क्या लिखा मैंने बेटा, ठोस। तो जिन अणुओं में, फिर से सुनना ध्यान से, जिन अणुओं में जिन ठोसों में आणविक बंध पाए जाते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। दूसरा देखेंगे बेटा, दूसरा सहसंयोजी। दूसरा क्या है, सहसंयोजी ठोस। तो ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जिसमें अवयवी कण सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। तीसरा है बेटा आपका आयनिक, क्या है, आयनिक ठोस। तो जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है उसे आप आयनिक ठोस कहोगे। चौथा आपका क्या है, धात्विक, क्या है बेटा, धात्विक ठोस। तो जो जिनके बीच, जिनके अवयवी कणों के बीच क्या पाया जाता है बेटा, धात्विक बंध पाया जाता है। जिनके अवयवी कणों के बीच धात्विक बंध पाया जाता है उसे आप क्या कहोगे बेटा, धात्विक ठोस कहेंगे। अब यहाँ तक अगर समझ में आया बेटा तो हम आगे चल सकते हैं। अगर समझ में आया बेटा आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि यस सर मुझे समझ में आया। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 स्टडी करेंगे डिटेल से बेटा। आणविक ठोस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके उदाहरण समझेंगे, इनके भौतिक गुण समझेंगे और भी तमाम बातें इनके बारे में हम लोग करने वाले बेटा। यदि समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए बेटा। बिल्कुल, हम आपके कमेंट ज़रूर देखेंगे बेटा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, लास्ट में बेटा ये सिर्फ टेबल आपको बना लेना है। चलिए अब इस टेबल पर आ जाइए सब लोग ध्यान से समझिए। अंतरकणीय बलों के आधार पर बेटा ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहला है आणविक ठोस। सबसे पहला क्या है बेटा, आणविक ठोस। आणविक ठोस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है बेटा, बस आप ध्यान से सुनते जाओ, अभी हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। आणविक ठोस कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। पहला है ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय और तीसरा बेटा हाइड्रोजन बंध युक्त। ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त। तो अब यहाँ आप समझिए, पहले हर एक चीज़ को हम समझा रहे हैं बेटा। आणविक ठोस, अब इसको आप लिखेंगे बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 3 प्रकार का होता है, अब आप उतारेंगे, लिखेंगे। पहला बेटा ध्रुवीय ठोस, दूसरा है अध्रुवीय ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। चलो इस टेबल को कैसे हमने बनाया है, साथ ही साथ बेटा इस टेबल को भरते चलेंगे। हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और साथ ही साथ इस टेबल को भरते हुए चलेंगे। पहले सबसे ऊपर बेटा लिखा गया ठोस का प्रकार, वो किस प्रकार का है, मतलब 4 प्रकार के ठोस होते हैं ना, उन 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार है, वो घटक कण। घटक कण का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो जो ठोस है उसके अवयव क्या हैं, मतलब वो आयन के बीच में आयन है कि परमाणु है कि अणु है। अंतराकणीय बल, उनकी जो अवयवी कण है उनके बीच में कौन सा बल काम कर रहा है। आगे कुछ उसके उदाहरण हम आपको देंगे बेटा, और फिर उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा। अवस्था क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, भौतिक गुण होना चाहिए बेटा। तो हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं जनरली, तो भौतिक गुण ही होगा, अवस्था तो द्रव गैस की यहाँ बातें नहीं करेंगे। तो टेबल में 1 2 3 4 5 बातें हैं।
चालकता भी होती है बेटा। चालकता के लिए यहाँ स्पेस नहीं था, हमें समझाने के लिए बोर्ड पे इतनी थोड़ी सी जगह चाहिए थी। चालकता मैं आपको बताते चलूँगा कि किसकी चालकता कितनी होती है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया ठोस के प्रकार, घटक कण, अंतराकणीय बलों की प्रकृति, उदाहरण और भौतिक गुण। पूरी तरीके से बेटा एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप हमारे पूरे वीडियो लेक्चर बेटा आप देख लेंगे, फिर एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, बस आप मिला लीजिएगा कि सर एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़ दी है क्या। अब बेटा लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन किया हूँ एनसीईआरटी की। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो एनसीईआरटी के बाहर से आता नहीं। आप यूट्यूब पे सैकड़ों टीचर पढ़ा रहे हैं, हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, सब बताते हैं एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, उसी में सब कुछ आ जाएगा। और सारे लोग बेटा कोई झूठ नहीं बोलता है, वाकई में एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन बेटा लाइन टू लाइन मैंने किया है, आपकी भाषा में, सरल भाषा में, अपनी भाषा में, जो आपको समझ में आए उस भाषा में बेटा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, सरलतम भाषा में। तो आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर देखिएगा, बाकी ये सारी चीज़ें तो बेटा आपको समझ में ज़रूर आएंगी। देखिए, तो सबसे पहले लेते हैं आणविक ठोस बेटा। आणविक ठोस क्या होता है? आणविक ठोस क्या होता है बेटा? जिनमें अवयवी कण बेटा, जिनमें अवयवी कण अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये आप नोट करिएगा, आप हेडिंग लिखिए बेटा, मेरे साथ आप हेडिंग बनाइए। ये टेबल बेटा आप लास्ट में बना लेंगे, लिखिए, आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए बेटा, तुरंत मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए बेटा, आप सिर्फ वीडियो देखिए मत, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप पूरे मन से वीडियो देखा करिए बेटा। अगर आपका पूरा मन नहीं है वीडियो देखने का तो आप वीडियो देखा ही मत करिए बेटा, नहीं तो आप टाइम अपना भी लॉस करोगे और जो मोबाइल का रिचार्ज है, एमबी है, इंटरनेट, वो भी पैक भी आपका ख़त्म होगा बेटा। जब पूरा मन हो पढ़ने का ना बेटा, तभी आप पढ़ने के लिए बैठा करिए। पूरा आपके पास टाइम हो, पूरा मन हो पढ़ने का, तब बैठा करिए। आप कॉपी पे लिखिए आणविक ठोस, पहले हेडिंग लिखिएगा बेटा आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? अणु के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु के रूप में पाए जाते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। और ये आणविक ठोस बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध। ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध। अब आपको समझाते हैं बेटा ये ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त जो है ठोस क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। तो ये ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं? देखिए, द्विध्रुव क्या होता है ये सबको पता है बेटा। द्विध्रुव क्या होता है ये सबको पता है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से बेटा कराने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आप क्लास 12th में है बेटा, तो आप जानते होंगे क्लास 12th का जो फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें डायपोल पढ़ाया जाता है, द्विध्रुव पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें क्या होता है बेटा? परिमाण में बराबर, सुनना ध्यान से, एक एक चीज़ को बेटा एक्सप्लेन कर रहे बहुत अच्छे से। परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो सिस्टम बेटा द्विध्रुव कहलाता है। वो सिस्टम क्या कहलाता है? द्विध्रुव। एक बार दोबारा सुनना, परिमाण में बराबर प्रकृति में विपरीत 2 बिंदु आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उस सिस्टम को द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? HCl का अणु है। आपको पता है बेटा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू लॉ, नियमानुसार साझे का इलेक्ट्रॉन बेटा बीच में होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम HCl के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनाएं बेटा, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ये दोनों परिमाण में बराबर है और पॉइंट चार्ज बेटा, इसी को कहते हैं डायपोल। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? डायपोल कहा जाता है। क्लियर हो रही बातें? तो ऐसे ठोस बेटा जिनमें इस तरीके की व्यवस्था होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। बोलो सबको समझ में आया बेटा? आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि यस सर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। फिर से सुनना बेटा, आणविक ठोस, पहली बात अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण इनके अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु, वो भी ध्रुवीय होंगे। ध्रुवीय किसे कहते हैं? जब इस प्रकार से उसके अणु हो कि एक परमाणु पे बेटा धनावेश और दूसरे परमाणु पर ऋणावेश हो तो उसको द्विध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो रही बातें? अब यहाँ पर आप समझिए बेटा, ये जो एक अणु बन गया,
HCl का एक अणु बन गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आया और क्लोरीन पे क्या आया, नेगेटिव। ये एक द्विध्रुव का काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर दूसरा HCl का मॉलिक्यूल्स बनाए, इसका इस तरह पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव, तीसरा HCl का बनाए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप देखो एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है, ये बेटा HCl के मॉलिक्यूल्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इत्मीनान से बेटा चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपना ध्यान इधर उधर भटकाए वीडियो देखते सब बेटा समझ में नहीं आएगा। तो देखो एक HCl का मॉलिक्यूल ये है, दूसरे HCl का मॉलिक्यूल ये है, तीसरे HCl का मॉलिक्यूल ये है। क्लियर हो रही बातें? अब देखो बेटा ये आपको पता है कि दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? अरे सब कुछ ज़रूर पता होगा बेटा, कोई कैसा भी विद्यार्थी होगा सबको ज़रूर पता होगा। ओके बेटा, यहाँ देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो एक अणु है, ये पहला अणु दूसरे अणु के प्लस और माइनस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा, और ये वाला देखो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा। तो एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव पर बेटा फोर्स लगा रहा है, इसी को कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं ध्रुवीय ठोस। इसी को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय अणु कहते हैं, और ऐसे ठोसों को हम ध्रुवीय ठोस कहते हैं। फिर से आप सुनिए बेटा, फिर से सुनिए, ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं? जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बने होते हैं वो ध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। अब जो ध्रुवीय ठोस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा क्यों काम करता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा द्विध्रुव के कारण काम करता है। किसके कारण काम करता है? द्विध्रुव के कारण। देखिए एक द्विध्रुव ये अणु है, दूसरा द्विध्रुव अणु ये है, तीसरा ये अणु है। सबके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर पाए जाते हैं। तो एक का प्लस दूसरे को माइनस को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट किया रहता है। ऐसे इस तरीके से पूरा सॉलिड बना होता है। एक डायपोल दूसरा तीसरा चौथा, हर डायपोल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे रहते हैं, और इस प्रकार सॉलिड का निर्माण हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? क्या ये सारी बातें समझ में आया आपको? अगर समझ में आया बेटा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हाँ सर मुझे बेहतरीन तरीके से समझ में आया। चलिए इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं बेटा। तो आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला था ध्रुवीय। टेबल देखिए बेटा, घटक कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। मतलब ये जो सॉलिड होते हैं वो ध्रुवीय कणों से मिलकर के बने होते हैं। ध्रुवीय कण क्या होते हैं देख लीजिए, जैसे आपका उदाहरण मैंने HCl लिया बेटा, उदाहरण में आप HCl ले सकते हो, SO2 ले सकते हो, NH3 ले सकते हो। सॉलिड अमोनिया बेटा, ये गैस नहीं बेटा, सॉलिड अमोनिया है, अमोनिया। तो ये सब क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं बेटा, ध्रुवीय अणु। इनके अणु पर एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव सेंटर क्रिएट हो जाता है। प्लस माइनस की वजह से इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना चालू कर देता है, और इनके बेटा गलनांक बहुत कम होते हैं। गलनांक इनका क्या होता है? कम होता है, और ये मृदु होते हैं। अब रही बात चालकता की बेटा, ये चालक होते हैं कि कुचालक होते हैं? तो यहाँ टेबल में हमने लिखा नहीं क्योंकि मुझे समझाना था बेटा। आप एक और कॉलम यहाँ ऐड कर लीजिएगा, ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो बातें समझ में आया? तो आणविक ठोस हम लोग पढ़ रहे हैं ध्रुवीय के घटक कण होते हैं ध्रुवीय अणु। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में काम करता है? द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। देखो एक डायपोल ये, दूसरा डायपोल ये, तो एक डायपोल दूसरे डायपोल को क्या कर रहा है बेटा? अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? अणुओं के बीच में काम करता है। ओके, उम्मीद करते हैं बेटा सबको पहला ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा है अध्रुवीय। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, पहली बात तो आपको बेटा नाम से ही क्लियर है कि ये आणविक ठोस होते हैं। यहाँ देखिए अध्रुवीय, इसमें अध्रुवीय जो इसका घटक होगा बेटा, घटक कण क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसमें कोई द्विध्रुव नहीं बनता बेटा, इसमें कोई द्विध्रुव नहीं बनता। जैसे इसमें एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ गया था तो द्विध्रुव बन गया था, इसमें कोई द्विध्रुव नहीं बनेगा। अगर बेटा कोई द्विध्रुव नहीं बना तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक अणु ये ठोस पढ़ रहे हैं आणविक, तो इसमें अणुओं की ही बात होगी बेटा। अभी ये द्विध्रुव भी नहीं है तो ये कैसे बेटा एक दूसरे को खींच रहे हैं? वो कैसे एक दूसरे को बेटा खींच करके एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से चिपका हुआ है बेटा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा।
तो पहला तो था डायपोल, डायपोल की वजह से खींच रहा था। अभी यहाँ कोई डायपोल भी नहीं बना है, ना कोई प्लस माइनस चार्ज है, तब इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा? इस यहाँ भी फोर्स काम कर रहा है, यहाँ भी एक फोर्स काम कर रहा है बेटा, जिसको कहा जाता है वंडर वाल्स बल। क्या कहा जाता है बेटा? वंडर वाल्स बल। वंडर वाल बल क्या होता है बेटा? दो अणुओं के बीच में बेटा जो दुर्बल बल काम करता है, एक क्षीण बल कार्य करता है, उससे वंडर वाल फोर्स कहते हैं। ये द्विध्रुव नहीं होता बेटा, ये चार्ज की वजह से नहीं होता है, ये पृष्ठ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पृष्ठ की वजह से होता है, सरफेस की वजह से होता है, अणुओं के सरफेस की वजह से होता है। दोबारा सुन लो बेटा, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है। वंडर वाल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है, ये पृष्ठों के द्वारा कार्य करता है। और ये जो फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स, ये दो अणुओं के बीच में पाया जाता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ये देखो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं? ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में क्या होते हैं बेटा? बंधे होते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? आध्रुवीय ठोस या आध्रुवीय आणविक ठोस के नाम से जाना जाता है। इनके उदाहरण देखिए, जैसे 10 सल्फर है S8, फास्फोरस है P4, आयोडीन है I2, मीथेन है बेटा, सॉलिड CO2, नेप्थलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण है बेटा। आध्रुवीय इसके घटक कण होते हैं, आध्रुवीय अणु, इनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है? वंडर वाल आकर्षण बल काम करता है। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, मीथेन, ठोस, CO2 और नेप्थलीन इसके उदाहरण है। इनका गलनांक बेटा बहुत कम होता है, ये भी बहुत मृदु होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं बेटा। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम? आप बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा बेटा आते हैं हाइड्रोजन बंध युक्त। ये भी हाइड्रोजन बंध क्या होता है बेटा? नोट कर लिए होंगे आप लोग यहाँ तक। देखो, आणविक ठोस का तीसरा जो प्रकार बेटा हाइड्रोजन बंध युक्त, तो इसका घटक कण क्या होता है? घटक कण बेटा ये ऐसे ठोस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है बेटा, जिनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन बंध वाला होता है। उदाहरण है बर्फ और ग्लूकोज बेटा। जैसे आप देखो बर्फ आप जानते हो, बर्फ का सूत्र होता है बेटा H2O। आप लोग बेटा बचपन से जूनियर क्लास से ही वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हुए आए होंगे। इस तरीके से देखिए वाटर का स्ट्रक्चर है बेटा। तो जब पानी जो है वाटर बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। अब आपको पता है बेटा हाइड्रोजन बंध क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बंध बनने के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है बेटा, हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बेटा सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जब किसी अणु में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, फ्लोरीन से जुड़ा हो बेटा, समझिएगा, एक ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, तो क्या होता है बेटा? उसमें वो जो उनके अणु होते हैं, उनके जो अणु होते हैं, ये जो नेगेटिव वाले एटम होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, जिसको हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए, साझे का इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करें बेटा? खींच लेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ बेटा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। अब देखो ये वाटर का बेटा एक मॉलिक्यूल्स है, इसके हाइड्रोजन पे प्लस है और इसके ऑक्सीजन पे माइनस है। तो यहाँ देखो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ। तो मतलब हाइड्रोजन और दूसरे अणु का, किसी एक अणु का हाइड्रोजन होगा और किसी दूसरे अणु का बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। वो दूसरे अणु का भी हो सकता है या उसी सेम अणु का भी हो सकता है बेटा। तो ये हाइड्रोजन बंध कहलाता है बेटा। ये क्या है? हाइड्रोजन बंध। अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है बेटा और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो देखो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और कैसे? हाइड्रोजन बंध के कारण।
तो ऐसे सॉलिड को बेटा हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक सॉलिड हम कहते हैं। ये अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ओके, तो इनका भी गलनांक बेटा बहुत कम होता है, ये भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनके गलनांक और क्वथनांक ये ऊपर के जो दो हैं ए तथा बी से कठोर होते हैं। ऊपर की ये जो दो है ना बेटा, इनके गलनांक और क्वथनांक इनसे ज़्यादा होते हैं और इनसे थोड़ा सा हार्ड भी होते हैं। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पहला पढ़ लिया, पहला कवर कर लिया बेटा। पहला क्या था? आणविक ठोस। इसके बाद जो है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा बेटा, वो बहुत आसानी से हम लोग उसको पढ़ लेंगे। चलिए दूसरा पढ़ते हैं बेटा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इम्पॉर्टेंट है बेटा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजी बंध आपको पता है, सबको पता होगा बेटा सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। सहसंयोजी बंध पता है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बेटा बंध बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो ऐसे ठोस, अच्छा आप पहले बताएं, सहसंयोजी बंध है तो सहसंयोजी बंध किन के बीच में पाया जाता है? अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में? आप कमेंट करके मुझे बताइए सहसंयोजी बंध किसके बीच में होता है? मॉलिक्यूल के बीच में कि एटम के बीच में? सहसंयोजी बंध बेटा परमाणुओं के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? परमाणुओं के बीच में। तो बताइए ऐसे ठोस इसमें सहसंयोजी बंध होगा, उनके अवयवी घटक क्या होंगे बेटा? उनके अवयवी घटक होंगे परमाणु बेटा। उनके अवयवी कण क्या होंगे? परमाणु। देखो यहाँ लिखा हुआ है सहसंयोजक नेटवर्क, इसको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है बेटा। नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं भी बता रहे हैं। इनके अवयवी घटक क्या होंगे? परमाणु होंगे। इसमें कौन सा बल पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। उदाहरण इसका क्या? हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज, काला फास्फोरस आदि बेटा। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं बेटा, बहुत उच्च होते हैं। सहसंयोजी बंध पाया जाता है बेटा। इनके परमाणुओं के बीच क्या पाया जाता है? सहसंयोजी बंध। जैसे कार्बन है, ये इस तरीके से बेटा नेटवर्क बना लेता है सहसंयोजी बंध के द्वारा, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। तो इस तरीके से कार्बन क्या होता है? जुड़ता चला जाता है, एक जाल बना लेता है, एक नेटवर्क बना लेता है। और इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध। इसमें अवयवी घटक कण होते हैं परमाणु, और परमाणुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसकी वजह से इसको सहसंयोजी बंध वाले यौगिक कहे जाते हैं। इसके उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज, काला फास्फोरस आदि। तो हीरा और ग्रेफाइट बेटा ये बहुत स्पेशल टाइप के उदाहरण है, इसको हम अलग से इसी चैप्टर में अलग से डिटेल से करेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है आपको बेटा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से क्लियर बेटा। आयनिक ठोस किसे कहेंगे? जहाँ पर आयनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? आयनिक। आयनिक में जैसे बेटा आपका हो गया NaCl, आपका हो गया KCl, MgO। आपको पता है ना बेटा Na+ और Cl पर माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा त्याग देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ पर ये व्यवस्था होती है वहाँ पे कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है बेटा। अगर आयनिक बंध बना है तो सॉलिड कौन सा होगा? आयनिक सॉलिड होगा। तो वही बात है बेटा, आयनिक ठोस है तो इसमें जो घटक कण होंगे वो धनायन और ऋणायन होंगे। घटक कण क्या होंगे? धनायन और ऋणायन। और ये क्या होते हैं बेटा? उच्च विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो आयनिक बंध होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो ये विद्युत आकर्षण बल होता है बेटा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं बेटा? चार्ज हुआ करते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, वो सब इसके उदाहरण बेटा। ये बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला बेटा बहुत हार्ड होते हैं। भंगुर होते हैं। भंगुर का सेंस क्या बेटा? इसको पीटने पर टूट जाएंगे बेटा। जैसे नमक है, NaCl नमक है, उसको जब आप पीटो क्या होगा? टूट जाएगा। उसे क्या कहते हैं? भंगुर होना। उच्च गलनांक, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और ये बेटा विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जितने भी आयनिक कंपाउंड है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसको लिख लेना। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ठोस अवस्था में, किस अवस्था में बेटा? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा। सिर्फ इसका एक अपवाद है AgCl। AgCl बेटा, AgCl को छोड़ करके जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो सब के सब विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन बेटा गलित अवस्था
यह विलयन अवस्था में, गलित अवस्था या जलीय अवस्था में इनके अंदर बेटा इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लो बेटा, यही तो बात पेपर में पूछी जाती है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था या जलीय अवस्था में, जलीय विलयन में वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। AgCl बेटा इसका एक एक्सेप्शन है, ये ठोस अवस्था में भी विद्युत के सुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी थोड़ी प्रवाहित होती है। अच्छा, इसके पहले जो था सहसंयोजी बंध, इसका मैंने कंडक्टिविटी के बारे में नहीं बताया था। इसमें बेटा ग्रेफाइट को छोड़ करके किसको छोड़ करके बच्चों? ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी सहसंयोजी ठोस हैं वो सब के सब कुचालक होते हैं। इसमें ग्रेफाइट को छोड़ करके कुचालक सब होता है और इसमें AgCl को छोड़ करके सब कुचालक होते हैं, लेकिन ये जलीय अवस्था में सब के सब क्या होंगे? वैद्युत के सुचालक होंगे। चलिए लास्ट में बेटा बचता है धात्विक ठोस। ये इंपॉर्टेंट बेटा, धात्विक ठोस जिसमें धात्विक बंध पाया जाता है उसे आप क्या कहोगे? धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, जिंक, कॉपर, लोहा, ये सब जो होते हैं बेटा ठोस, ये सब होते हैं धात्विक ठोस। चलिए सबसे पहले हम आपको धात्विक बंध पढ़ाते हैं बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड बेटा समझ लेते हैं इसको। जैसे ये आपका बेटा मान लीजिए बेटा ये आयरन है बेटा, ये आयरन है, ये लोहे का टुकड़ा, लोहे का परमाणु है, बीच बीच में है, इस तरीके से। धात्विक बंध क्या होता है आप समझिएगा बेटा। कोई भी धातु है बेटा, एक मैंने मॉडल बनाया, धातुएं क्या होती है सबसे पहले आप ये समझिए, तब आपको ये बॉन्ड समझने में आसान होगा। धातुएं ऐसे पदार्थ होते हैं बेटा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं धातु। उनको क्या कहते हैं बेटा? धातु। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनमें विशेष चमक पाई जाती है, इनमें विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन धात्विक बंध को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना नॉलेज अभी रखना है कि जो धातुएं होती है ना बेटा, उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए आयरन का बेटा ये एक एटम है और उसके बाय कोश से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो जहाँ से गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और खुद अपना नेगेटिव चार्ज है। इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहा जाए बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलिए सब लोग, ये बात सबको पता थी? अगर पता थी तो बेटा आप कमेंट करिएगा, यस लिखिएगा बेटा, हाँ सर ये मुझे बात पता थी। कोई भी धातु का परमाणु है, किसी भी धातु का परमाणु है, उसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, चक्कर लगा रहा था वो चला गया, इसी को आप कहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन। बाकी जो ये स्पीसीज बचा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यही घटना बेटा सभी परमाणुओं के साथ होती है। तो देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा इसके ऊपर भी प्लस, सबके ऊपर क्या आया होगा? प्लस। तो इस तरीके से जितने भी एटम हैं सब लोगों ने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सभी धनायन बन गए हैं। कोई एक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, कोई दो त्यागा होगा, कोई तीन त्यागा होगा बेटा, जैसा कि वो परमाणु, जैसे सोडियम का परमाणु है तो सब लोग एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। आयरन का है तो कोई दो त्यागता है तो कोई तीन त्यागता है। मैग्नीशियम का है तो कोई दो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। समझ पा रहा मेरी बात को बेटा? अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ गए? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो सब लोग मिल करके एक धारा की तरह बेटा इसमें इन परमाणुओं के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। और ध्यान से आप समझिएगा बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा एक धारा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? धारा बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की धारा। इलेक्ट्रॉनों की धारा बेटा ऐसे परमाणुओं के बीच बीच में, ये आयनों के बीच बीच में ये घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों पर होता है नेगेटिव चार्ज और ये धनायन है बेटा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं धात्विक बंध। तो जो धातुएं होती हैं बेटा, धातुएं होती हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दो परमाणुओं के बीच में, तो परमाणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो किसके बीच में होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन धारा। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन धारा और धनायनों।
धनायनों। तो ये बात समझ में आया बेटा, ये जो धनायनों और ऋणायनों के बीच में, धनायनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसी को कहते हैं बेटा धात्विक बंध। इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता, ना साझेदारी होती बेटा, एक विशेष प्रकार का ये बंध है। इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे पदार्थ बेटा मूव करते रहते हैं, पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। जैसे नदी का पानी बेटा ना ऐसे घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो नदी का पानी तो मान लीजिए सीधा चलता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे पदार्थ में ना ऐसे रैंडमली घूमते रहते हैं। उस सभी परमाणुओं को सील्ड किए होते हैं, परमाणुओं पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, सब एकदम फिक्स करके रखते हैं, इसलिए इतने हार्ड होते हैं बेटा। तो ये होता है इसमें धात्विक ठोस, इसमें परमाणु होते हैं घटक कण। धात्विक बंध होता है, धात्विक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच में जो फोर्स होता है, धातु और मिश्र धातुएं। तो ये जो इसके उदाहरण जितने भी धातुएं बेटा, जितने भी मिश्र धातुएं अलाइज हैं, वो सभी धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ कठोर भी होते हैं, कुछ बहुत मृदु भी होते हैं, इनके कुछ के गलनांक कम होते हैं और कुछ के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। क्लियर हुई बातें यहाँ तक बेटा? तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और हम थोड़ा सा अभी साइड में हो जाएंगे। आप इस पूरे टेबल को आप फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई भी दिक्कत आई होगी बेटा, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस चैनल पर। पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, पूरा IIT JEE का, पूरा नीट का, और आपका जो बोर्ड है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे AP बोर्ड हो, सारी प्रॉब्लम बेटा, सबसे जुड़े हुई प्रॉब्लम बेटा इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको कराएंगे। आपको एक बेहतरीन तैयारी बेटा करवा देंगे हम आपको, है ना। चलिए ठीक है, अगर वीडियो बेटा पसंद आया हो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें, थोड़ा ये ग्रो हो जाए बेटा चैनल। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बेटा। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करिए और नोट कर लीजिए इसको।